हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड एसएससीजीएल हिंदी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। झारखंड एसएससीजीएल का जो एग्जाम डेट भी दे दिया गया कंफर्म, ठीक है। 28 जनवरी और 4 फरवरी को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही जो है वो बिहारी बोली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो यह विकसित हुआ है आपका सौर सैनी से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो था वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी भाषा से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राज्यभाषा आयोग के प्रथम आयोग जो अध्यक्ष थे वो थे आपका बीजी खरे थे। कौन थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितना है। तो टोटल भाषा जो है वो कितना है? 22 भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है वो आपका मलयालम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मथुर मधु नहीं विकास यही कल अली कली में बिंध्यो आगे कौन हवाल प्रस्तुति पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है आपको। तो ये दोहा छंद है। कैसा छंद है? तो दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, ठीक है। क्या है? ठीक है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुनो सिय सत्य असीम हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी प्रस्तुति पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ये छंद जो है आपका चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विस्मय, ठीक है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव होता है किसमें? वो होता है आपका अद्भुत में, अद्भुत रस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, किलक अरे मैं नेरहू निहाऊ इन दाते पर मोती बारू इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यह जो है वो तत्सल रस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 3 खेर खाती थे वे 3 बेर जाती थे, ठीक है। 3 खेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो यह अलंकार जो है आपका यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। तो यह अलंकार है आपका अंतयोतिक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आपका म जो है घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण जो है वो कौन सा है। तो हो गया म जो है अमानक वर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी है, ठीक है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वो टोटल कितना है? 52 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि जो है वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम है वो क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो बना है वो बना है ज और य से बना है ज्ञ। ठीक है, ज्ञ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवाह है? ठीक है, तो अयोग्यवाह जो है वो कौन सा विसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि होरी और ठीक है उसका परिवार रहता है कहाँ पे? होरी और उसका परिवार जो है वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है आपका बेलारी में रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि होरी ने भोला एक गाय को ऋण पर खरीदा था। ठीक है, तो कितना खरीदा था? 80 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो जहर दिया था आपका हीरा ने जहर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्न पर आधारित था किस पे? तो ये आधारित था आपका भारतीय किसान पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद का जो गोदान है वो लिखा गया है आपका हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नामवर सिंह ने अधिकांशतः क्या लिखा है? तो नामवर सिंह ने अधिकांशतः आलोचना लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? तो कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथों में ज्ञान का दीपक दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार सतगुरु कैसा प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है सदगुरु? तो यह प्राप्त होता है आपका ज्ञान प्रकाशित होने पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीरदास ने किस प्रकार की आदि आने की बात कही थी? ठीक है, तो यह कही थी आपका ज्ञान की आंधी आने की बात कही थी। ठीक है, कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि वक्त कवि माने जाते हैं? तो यह भक्त कवि माने जाते हैं ज्ञानश्रीय निर्गुण धारा के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामानंद ने के 12 शिष्यों में महिला शिष्य कौन सी थी? तो रामानंद के जो 12 शिष्य थे उसमें महिला शिष्य थी सुरसूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छह के कबीर पंथ चलाया था वो किसने? ठीक है, तो छह के कबीर पंथ चलाया था धर्मदास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो अचित्य विचार चर्चा जो रचना है ये रचना आपका क्षेमेंद्र का रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रयाण रस की प्रतिष्ठापन किसने किया था? तो प्रतिष्ठापना किया था आपका रुद्रक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है? तो रुद्रक ने ही जो है रसों की संख्या 9 नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना का आरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? झरना, आंसू, लहर और कामयानी, ये आरोही क्रम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? तो वो प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, सिमंग डायफ्राइड माने जाते हैं प्रवर्तक इसके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिस्ट, ठीक है, क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात वो माना जाता है किसको? तो टी.एस. इलियट और रिचर्ड से को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा है। ठीक है, की आत्मा किसका है? तो है आपका भारतीय का आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक संबंधित है किससे? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक संबंधित है गुप्त वंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधु, ठीक है, मधुआ कहानी के पात्र कौन है? तो मधुआ कहानी के पात्र है ठाकुर सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस छंद को पहले तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? तो आपका दोहा छंद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो आपका दोहा छंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो यह मुखिया था आपका ठाकुर रामकृपाल सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह जो कथन किसका है? तो यह कथन है महंत सेवादास का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था, ठीक है। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार जो था वो क्या नहीं था, तो वो था आपका गेहूं जो था वो मुख्य पैदावार नहीं था। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी का पोर्शन जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट किए हैं झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, उसमें जेएसएससी सीजीएल का हिंदी पेपर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और इसका आपको थ्योरी पार्ट का मैराथन वीडियो भी लाया जाएगा, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो भी देखें, और कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी के बचाव और सतर्क हो रहने का प्रचार किया गया है, तो यह प्रचार किया गया मलेरिया बीमारी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास में राजनीतिक में सबसे समझदार व्यक्ति किसे माना गया है, किसे कहा गया है, तो राजनीतिक में सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है वैद्य जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है, तो राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र है रंगनाथ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था, तो यह सही है। दूसरा है कि इस ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधुआ कहानी में राम जी कौन है, तो राम जी जो है वो शराबी का मित्र है, ठीक है, राम जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं आपका समानार्थक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं में किसने गणेरिया का भेड़ी मारकर खा गया, ठीक है। ठाकुर का कुआं में किसने गणेरियों का भेड़ मारकर खा गया, तो खा गया था ठाकुर ने खा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी की प्रमुख पात्र गंगी का चरित्र जो है वो कैसा है, तो गंगी का जो चरित्र है वो है गरीबी का खानदान स्त्री, दूसरा है जोखू का पत्नी, तीसरा है एक साहसी स्त्री। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है, तो बीमार है आपका जोखू जो है वो बीमार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राज्य कन्या किस प्रकार की कहानी है, तो नीलम देश की राज्य कन्या जो है वो एक जो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में किस तरह राजकुमार का जेल डाला गया था, ठीक है। नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में कितने राजकुमार को जेल में डाला गया था, तो ये डाला गया था 1 राजकुमार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया है, तो विश्लेषण किया गया स्त्री के मन का विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम है, तो परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास जो नौकर का नाम होता है वो होता है आपका करीमुद्दीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है, तो परिंदे कहानी में जो है वो व्यक्तित्व और मन स्थिति की जो है वो अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी कुल कितने पात्र हैं, तो कुल पात्रों की संख्या परिंदे में कहानी में कितने हैं, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है, तो दिल्ली में एक मौत जो कहानी है वो है व्यंग प्रधान और करुणा प्रधान दोनों तरह टाइप की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में एक मौत कहानी में किस वातावरण का चित्रण हुआ है, तो यह चित्रण हुआ है आपका नगरीय वातावरण का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी से 100 के पीछे 7वां आदमी कौन है, तो दिल्ली में एक मौत की कहानी में 100 के पीछे 7वां आदमी जो होता है वो होता है क्या होता है, तो होता है लेखक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी किस प्रकार की दिया है, तो वापसी जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे, तो गजाधर बाबू जो थे वो रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी के लेखक कौन है, तो वापसी कहानी के लेखक है उषा प्रियंकाबाद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शन नाटक में कुल कितने अंक हैं, तो भारत दूरदर्शन नाटक में कुल अंक जो है वो 6 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत दूरदर्शन नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? तो अमूर्त पात्र जो है वो है सभी है, आलस्य है, मदिरा है और अंधकार है, ये सभी जो है अमूर्त पात्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत दूरदर्शन नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितना है? तो कुल पात्रों की संख्या 19 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शन में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो याद आती है आपका दुर्योधन का याद आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के साहित्यिक भाषा जो है वो कैसा है? तो भारतेंदु की साहित्यिक भाषा जो है वो खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नाटक भारत दुर्दशा के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है? तो यह प्रवेश होता है आपका दूसरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंग में भारत की दुर्दशा का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है आपका तीसरा में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन। ठीक है, पवन का पर्यायवाची, ठीक है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अस्तित्व शब्द में जो संज्ञा है वो कितना है, कौन है? वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपदान, ठीक है, आपदान कारक किस की विभक्त क्या है? तो आपदान कारक का जो विभक्त है वो हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का विशेषण है पाशविक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वह आपका फुफेरा जो है वो क्या शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो यह क्रिया जो है वो आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य के कारक जो है वो कैसा है? तो गरीबों को वस्त्र दो जो वाक्य में कारक है वो कर्म वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामधारी श्री दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी श्री दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामधारी श्री दिनकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? ठीक है, किसमें कहा गया? अर्धनारीश्वर में कहा गया है, अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेता है, नर का गुण सीखती है तब राक्षसी हो जाती है? यह किसने कहा? तो यह दिनकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जो थे वो छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख जो कवि है वो कौन है? कबीरदास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदेलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों का रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ में दे देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पे जिन जावे वीर अनेक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ये प्रस्तुति पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है मक्खनलाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह सीट का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य में परिणीता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के परिणीता जो है वो है आपका पुष्पदंत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है वो समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।